लास्ट क्लास में हम लोगों ने टॉपिक में जो है बैटल ऑफ प्लासी देख लिया था, कंप्लीट कर लिया था। बैटल ऑफ प्लासी की स्टोरी देखी थी। एंड देन आफ्टर हम लोगों ने बैटल ऑफ बक्सर को भी स्टार्ट कर लिया था। बैटल ऑफ बक्सर के बाद हम लोगों ने देखा था कि ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद की गई थी, उसको हमने कंप्लीट किया था। एंड साथ ही साथ हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट देखा था, डुअल सिस्टम। स्टार्ट करने वाले पर्सन का नाम फटाफट से चैट बॉक्स में लिख के बताएंगे। हु स्टार्टेड द सिस्टम ऑफ डुअल गवर्नमेंट? क्लाइव। बाकी भी। और एक चीज याद रखेंगे, अगर मैं कोई क्वेश्चन आप लोगों से पुट अप करती हूँ तो उसका आंसर आप लोग मुझे एवरीवन पे नहीं लिखेंगे, आंसर आप डायरेक्टली मुझे सेंड करेंगे। ठीक है, ताकि एटलीस्ट बाकी सबको आंसर ना हो, एक मुझे ही सीधा आंसर मिले। ठीक है, डायरेक्टली मेरे नाम के आगे क्लिक करोगे तो वहां पर आपको टेक्स्ट मेरे नाम के लिए आ जाएगा, तो वहीं से आप मुझे डायरेक्टली आंसर अपना भेजा करोगे। ठीक है, आगे से याद रखिएगा सब लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैम साउंड नहीं आ रहा तो कनेक्ट नहीं हो रखे ऑडियो से। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमने डुअल सिस्टम भी करा था, एंड डुअल सिस्टम को खत्म करने वाले पर्सन का नाम भी बताएंगे सब लोग मुझे। हु हैज, जिसने खत्म कर दिया था सिस्टम। नाम लिखवाया था मैंने आपको उनका, पर्सन का नाम वॉरेन हेस्टिंग्स। यस, काफियों ने सही आंसर किया है, डायरेक्ट मैसेज मुझे भी किया है, गुड। तो यहाँ पर जो है, ये जो डुअल गवर्नमेंट स्टार्ट करने वाले पर्सन थे वो थे रॉबर्ट क्लाइव, एंड एबॉलिश करने वाले पर्सन थे वॉरेन हेस्टिंग्स। और इसी के साथ हमने रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 को भी समझा था, वो भी हमने देखा था। वो सारी चीजें हम लोगों ने यहाँ पे कवर अप की। ठीक है, अब इसी के बाद हम लोगों को आगे का स्टार्ट करना है। रेगुलेटिंग एक्ट में आप लोगों को पढ़ा रही थी, मैंने आपको बताया था। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट स्टार्ट किया था हम लोगों ने पढ़ना, उसी के साथ आपको मैं यहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट किया था। और साथ ही साथ हम लोगों ने फिर रेगुलेटिंग एक्ट 1773 जो हमारा स्टार्ट किया गया था बाय जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे यहाँ पर लेकर के आई थी, वो हम लोगों ने स्टार्ट किया था। ठीक है भाई, तो इस तरीके से ये कंप्लीट किया। फटाफट से एक लोग रेगुलेटिंग एक्ट भी याद कर लेते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट जो है ये रेगुलेटिंग एक्ट सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश कराता है इंडिया के अंदर। याद होगा हम लोगों ने ये भी देखा था कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू एस्टैब्लिश किया गया था इंडिया के अंदर। और फिर उसके बाद इसी एक्ट ने जो है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट लेकर के आया था। याद होगा हमने ये भी पढ़ा था। एंड इसके साथ साथ इस एक्ट में वॉरेन हेस्टिंग्स पहले गवर्नर जनरल बनते हैं, और फिर 4 मेंबर्स की एग्जीक्यूटिव काउंसिल, उनके नाम लिखवाए थे मैंने आपको, फिलिप फ्रांसिस, क्लीवरिंग, बारवेल, वो सब नाम आपको लिखवाए थे। सर एलिजे इम्फी जो चीफ जस्टिस बनते हैं, उनका नाम आपको बताया था, वो यहाँ पे स्टार्ट किया गया था। और साथ ही साथ इसके अंदर एक नया पॉइंट ऐड किया गया था, लिख लेंगे सब लोग। न्यू पॉइंट हैज बीन एडेड, जिसको हम कहते हैं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। कैसे याद करोगे? सीओडी की फॉर्म में। सीओडी समझ गए ना, कैश ऑन डिलीवरी जो हम कहते हैं। तो ऐसे सीओडी की फॉर्म में यहाँ पर एक जो है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की पोस्ट भी यहाँ पर बनाई गई थी। सबकी सैलरीज भी इंक्रीज करी थी, ये भी आपको बताया था। और साथ ही साथ सैलरीज इंक्रीज करने के साथ साथ जो है इन लोगों को बोला गया था कि कोई भी पर्सन जो है वो अपनी जो है डोनेशंस लेना, प्राइजेस, करप्शन, ये सारी चीजें नहीं कर सकता। ये सारी चीजें थी इसके अंदर। ठीक है ना? तो ये था सबसे पहला वाला एक्ट जो यहाँ पर आया था। लेकिन इस 1773 के एक्ट के बाद
बिल्कुल इसके बाद एक नया एक्ट भी आएगा, वो हम एक्ट्स की लिस्ट में सारी चीजें पढ़ेंगे, एक एक करके सारे एक्ट को हम रीड करेंगे। अब मॉडर्न हिस्ट्री में देखते हैं कि और क्या हुआ था। मॉडर्न हिस्ट्री में एक तो ये वाला पूरा था, ये से चल रहा था, और जो ब्रिटिश एम्पायर था वो यहाँ पे रन कर रहा था अपने हिसाब से, वो सब अपने हिसाब से पूरा यहाँ पर रन कर रहे थे, अपने आप को यहाँ पर बसाने की तैयारी में थे। बट इसमें क्या होती है एक प्रॉब्लम यहाँ पर, 1773 से लेकर के 1857 तक बहुत सारी पॉलिसीज लाई जाती हैं। ये जो टाइम पीरियड में लिख रही हूँ सामने, इस टाइम पीरियड में याद रखिएगा बहुत सारी ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है अपनी वो पॉलिसीज लेकर के आती है, डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसीज लाएगी, अपने बाकी सारे काम जो है वो करेगी। लेकिन इस टाइम पीरियड के बीच में जो जो चीजें हुई हैं वो हम लोग कवर अप करने वाले हैं जब मैं आपको गवर्नर जनरल का टॉपिक कराऊंगी, एक एक करके सारे गवर्नर जनरल को जब हम पढ़ेंगे कि हर गवर्नर जनरल ने क्या क्या काम किया था, ये हम तब करेंगे। अब इतने टाइम पीरियड तक 1773 जब रेगुलेटिंग एक्ट आता है से लेकर के 1857 तक, पूरे टाइम पीरियड में देखो बहुत सारी चीजें हुई थी, सारी पॉलिसीज और वो सारी चीजें, उन सब का रिजल्ट एक साथ इस 1857 के रिवोल्ट में देखने को मिलता है। सबका रिजल्ट एक साथ आपको मिलेगा 1857 के रिवोल्ट में। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मॉडर्न हिस्ट्री इस टॉपिक के बिना इनकम्प्लीट है। मॉडर्न हिस्ट्री कर रहे हो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि रिवोल्ट ऑफ 1857 समझो, क्योंकि बेस आपका यहीं से बनेगा। मॉडर्न हिस्ट्री का जो बेस बनेगा वो इस टॉपिक से बनेगा जिसे हम कहते हैं रिवोल्ट ऑफ 1857। ठीक है, इससे बेसिक हमारी इंडियन स्ट्रगल, इंडियन मूवमेंट वगैरह वगैरह सब कुछ स्टार्ट होता जाएगा। तो सबसे पहले सब लोग हेडिंग बनाएंगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ टुडेज क्लास, दैट इज द रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 की क्रांति, जिसके डिफरेंट डिफरेंट नेम्स हैं। क्या नाम है? सिपॉय म्यूटिनी, लिखेंगे सब लोग, सिपॉय म्यूटिनी, इंडियन म्यूटिनी, ठीक है, ग्रेट रेबिलियन, रिवोल्ट ऑफ 1857, इंडियन फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये सारे इसके डिफरेंट डिफरेंट नेम्स हैं। ठीक है, अलग अलग नाम से इसके नेम है कि जो यहाँ पर जिन नामों से इसको जाना जाता है। रिवोल्ट ऑफ 1857 जो पूरा टॉपिक है, ये स्टार्ट कहाँ से होता है और ये कैसे बढ़ता है आगे, और क्या क्या इसके पीछे के रीजन थे, सब कुछ पढ़ेंगे आज की क्लास में। सब लोग अपने पेन नोटबुक वगैरह तैयार रखें, क्योंकि काफी कुछ लिखना भी है हमें इसमें, और क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं इस टॉपिक से, तो हमें काफी कुछ समझना है इसके अंदर। 1857 की क्रांति के समय जो गवर्नर जनरल थे, जो रूल कर रहे थे, उसका नाम था, लिखेंगे लॉर्ड कैनिंग। पहले तो ये नाम नोट करेंगे, लॉर्ड कैनिंग थे जो कि उस समय के गवर्नर जनरल थे, यहाँ पे आप लिखेंगे लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है, अब ये आप एक पेंटिंग देख सकते हो उस समय की। ये जो गवर्नर जनरल, ये जो रिवोल्ट था पूरा, इसके बारे में अलग अलग बातें अलग अलग लोगों ने कही हैं, ये सब अभी हम आएंगे इस पे। हम पहले समझते हैं कि हुआ क्यों था, इसके पीछे बेसिक रीजन क्या था। ये है, आप एक पिक्चर देखोगे, यहां से स्टार्ट होता है। इस पिक्चर को अगर आप पहचान पाओ तो ये है मंगल पांडे। मंगल पांडे द्वारा इसको स्टार्ट किया जाता है। ठीक है, ये रिवोल्ट जो स्टार्ट होता है ये मंगल पांडे द्वारा स्टार्ट किया जाता है। कैसे किया जाता है? 29 मार्च 1857 को ये जो मंगल पांडे है ये मना कर देते हैं कि मैं जो ग्रीस्ड राइफल कार्ट्रिजेस आप ले करके आए हैं इनको यूज नहीं करूंगा। अब ये क्या चीज है ग्रीस्ड राइफल कार्ट्रिज? देखो भाई मेरे साथ यहाँ पर सब ये वाली पिक्चर देखेंगे, ये पिक्चर को ध्यान से देखेंगे। ठीक है, इस पिक्चर में आपको नजर आ रहा है ये ग्रीस्ड एक कार्ट्रिज है, और इस कार्ट्रिज की जो सबसे ऊपर का रीजन है उसको हमें इस्तेमाल, अगर हमें ये कार्ट्रिज यूज करनी है तो उसके लिए हमें इस ऊपर, इसके ऊपर वाले हिस्से को ना अपने बाइट करना होगा, अपने माउथ से, अपनी टीथ से इसको बाइट करना होगा, तब जाके वो हटेगी, एंड देन हम उसको यूज कर सकते हैं।
ठीक है, तो ये इस तरीके का एक कार्ट्रिज था। ब्रिटिश सरकार ने क्या किया था कि जो पुरानी राइफल्स चलती आ रही थी ना, उनको रिप्लेस करते हैं। रिप्लेस करने के चक्कर में उन्होंने क्या किया, ग्रीस्ड कार्ट्रिज लेकर के आ गए ऐसी। अब ये जो कार्ट्रिज है, इसका जो कार्ट्रिज का जो ऊपर हिस्सा था, ऐसा अफवाह फैली थी कि ये बीफ और पिग से मिलके बना हुआ है, मतलब पिग की चमड़ी से, सुअर की जो चमड़ी होती है उससे मिलकर के बना हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ी इसके लिए प्रॉब्लम थी। लोग इस बात को लेकर के बहुत ज्यादा खफा थे कि ये चीज तो हम यहाँ पर नहीं करना चाहते। ठीक है, तो एक ये रीजन बनता है, इमीडिएट रीजन, जिसकी वजह से रिवोल्ट ऑफ 1857 हो जाता है। क्योंकि सिपॉइज जो थे, सिपॉइज कौन होते हैं, ये जो वर्ड है सिपॉइज, सिपॉइज का मतलब होता है सोल्जर्स। ये जो सोल्जर्स थे वो ये काम करने से मना कर देते हैं। दे सेड कि हम ये चीज तो नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये एक जो है सबसे बड़ा पहले कारण बनती है, इमीडिएट कारण बनती है, और जिसकी वजह से ये जो मंगल पांडे हैं ये क्या कर देते हैं, क्या कह देते हैं कि हम लोग इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, और एक अपने कमांडिंग ऑफिसर को गोली मार देते हैं। ठीक है, ये एक सबसे बड़ा उसी वक्त का कारण बन जाता है। ठीक है ना, तो मैं आप इसके बारे में आपको मैं और बता दूं, जो ग्रीस कार्टेज थी, जो पुरानी राइफल चलती आ रही थी जिसका नाम था ब्राउन बेस, ये पुरानी राइफल थी, इसको रिप्लेस कराया गया था बाय एनफील्ड राइफल। ये न्यू राइफल्स थी। ठीक है, और इसको जो है, इसको यूज करने की ट्रेनिंग हर जगह दी जाएगी। और ये स्टोरी फैलने लगी थी कि इसका ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, तो हम जो है, हमारे तो रिलीजन के खिलाफ हो गई ये चीज। हमारे रिलीजन में तो नहीं लिखा कि हम ऐसी चीज यहाँ पे जो है वो अपने माउथ से बाइट कर सकते हैं ऐसी चीज। साथ ही साथ एक और अफवाह फैली कि जो आटा है जो सिपाहियों को खाना पहुंचाया जाता है, उसके अंदर बोन डस्ट मिले होने के, हड्डियां मिले होने के चांसेस है। इसकी वजह से ये चीज यहां से स्टार्ट होती है। ये एक रीजन था जो कि इमीडिएट था। मतलब होता ना कि एक बंदे को बहुत टाइम से गुस्सा आ रहा है, मन में उसने गुस्सा कंट्रोल किया हुआ है, होता नहीं, ये तो ह्यूमन नेचर है, सबके साथ होता है कि आप लोगों को गुस्सा किसी बात पे आ रहा है, कंट्रोल किया, 2 दिन 4 दिन 6 दिन महीना भर कंट्रोल किया, और एकदम से कोई ऐसी बात हुई, छोटी सी भी बात हुई, तो आप एकदम से गुस्सा हो पड़े, क्योंकि बहुत टाइम से पहले गुस्सा थे, इसलिए एकदम से जब कोई और छोटी सी भी बात हुई तो गुस्सा एकदम से निकल गया बाहर। सेम यहाँ पर भी वही चीज हुई कि बहुत टाइम से लोग परेशान थे, लेकिन एक छोटी सी बात हुई, चिंगारी छोटी सी लगी और पूरी आग फैल गई। तो यहाँ पे भी यही हुआ। तो ये जो रिवोल्ट था, ये सबसे पहले कहाँ पे हुआ, मेरठ में स्टार्ट हुआ। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि रिवोल्ट जो है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ। मेरठ से स्टार्ट होते होते पहले जो है बैरकपुर से स्टार्ट हुआ, मेरठ से स्टार्ट, मेरठ तक गया, मेरठ तक पहुंचते पहुंचते हर जगह पे जो है वो आगे पहुंचता ही गया। ठीक है, पूरी की पूरी एक सीक्वेंस बनता गया दिल्ली तक। बैरकपुर वेस्ट बंगाल बंगाल में है, बंगाल से मेरठ, मेरठ से दिल्ली, पूरे के पूरे एरिया में फैलता गया। ठीक है, सब लोगों को यहाँ पर खबर मिलती गई। तो ये एक रिवोल्ट बन गया, जो कि सोचा नहीं था किसी ने, पर बन गया एक बड़ा रिवोल्ट। ठीक है ना, अब इसके पीछे एक कारण तो आपने देख लिया, इमीडिएट रीजन जो एकदम से हो गया, लेकिन और रीजन इसके पीछे पहले भी थे। ये रीजन है आपके सामने जो आप देख रहे हैं। सबसे पहले इकोनॉमिक कॉज, पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, सोशल रिलीजियस और इमीडिएट। इमीडिएट कॉज जो एकदम से हुआ वो हमने पढ़ा। पहला हमने इसमें देखा मिक्सिंग ऑफ बोन डस्ट इन आटा, एंड सेकंड एनफील्ड राइफल्स। ये 2 रीजन की वजह से इमीडिएट था। अब हम आते हैं इकोनॉमिक कॉज की वजह से, मतलब पहले के क्या रीजन चल रहे हैं। ये है भाई इकोनॉमिक कॉज, ये आप देख सकते हो सामने। इकोनॉमिक क्या हो गया, मनी रिलेटेड, है ना। इकोनॉमिक हो गया मनी रिलेटेड। मनी मनी कैसे लूटते थे ये लोग हमारी, सीधी सी बात है, ये पहला काम करते थे,
आपसे हाई लैंड रेवेन्यू वसूलते थे। लैंड अपना ही है, इंडिया में ही रह रहे हैं, अपना ही लैंड है, लेकिन फिर भी ब्रिटिशर्स को लैंड का रेवेन्यू देना पड़ता था। ठीक है, तो यहाँ पर लैंड रेवेन्यू बहुत हाई कर रखा था इन्होंने, खूब ज्यादा पैसा बढ़ा रखा था इन्होंने। दूसरा, टैक्स इन्होंने बहुत हाई कर रखा था, बहुत हाई टैक्सेस लेते थे। उसके बाद ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इन्होंने इंडियन मार्केट को पूरा खराब कर दिया था। हमारा जो इंडियन ट्रेड था, हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी, हमारी इंडियन प्रोडक्ट्स थे, उनको इन्होंने पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था। ठीक है, जो हमारे क्योंकि इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने ब्रिटिश गुड्स को प्रमोट किया कि हम लोग ब्रिटिश गुड्स का इस्तेमाल करेंगे, ज्यादा से ज्यादा उनको प्रमोट करा। तो हमारा यहाँ पे क्या हुआ, हमारी जो पॉलिसीज थी इसको तो कोई पूछता ही नहीं था, हमारे सामान को तो पूछने जो है वो बंद हो गई थी चीजें। तो ये डिस्ट्रक्शन बहुत जबरदस्त हुआ था। तो ये एक रीजन बना था इसके अंदर, जो कि आपको याद रखना है इसके अंदर, ये एक रीजन था। ठीक है भाई, एक ये रीजन याद रखेंगे सब लोग, ये सारी चीजें होने लग गई थी। इसके बाद क्या हुआ, और चीजें साथ ही साथ और भी चीजें चल रही थी। जमींदार का नाम सबने सुना होगा, जमींदार। ठीक है, जिनकी लैंड हुआ करती थी, जो जिनकी जमीनें हुआ करती थी और फार्मर काम करते थे, है ना। जमींदार जो थे अपने ही इंडियंस थे वो, और वो इंडियंस के ऊपर बहुत अत्याचार करते थे, इंडियन फार्मर्स के ऊपर, है ना। इंडियन फार्मर्स को भी ये नहीं छोड़ते थे। ये इंडियन फार्मर्स जो ये जमींदार थे, ये नए अपने आप को जो है वो, ये अपने आप को ही ज्यादा समझने लग गए थे। तो ये भी एक बड़ा रीजन था कि ये लोग उन पे अत्याचार कुछ ज्यादा करते थे। और कार्ल मार्क्स का नाम भी सबने सुना होगा। कोई मुझे इनकी बुक का नाम बताएगा चैट बॉक्स में, एनीवन? इनकी एक बहुत फेमस बुक है कार्ल मार्क्स की, कोई बताएगा इनकी बुक का नाम? नोबडी नोज, ठीक है, लिखेंगे सब लोग बुक का नाम, इनकी काफी एक फेमस बुक है, दास कैपिटल, सोशल कॉन्ट्रैक्ट और द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, दोनों ठीक है। सुरेंद्र और आमिर चौधरी दोनों ही ठीक बताई हैं आपने। तीसरी एक और काफी फेमस बुक है जिसका नाम है दास कैपिटल। इस बुक में भी इन लोगों ने जो है बताया था, कार्ल मार्क्स ने, कि जो ब्रिटिश है ये इंडिया के हैंडलूम इंडस्ट्री को तबाह कर रहे हैं, बिल्कुल खराब कर रहे हैं। हमारे जो इंडिया की जो जो हमारा, देखो ये क्या करते थे, हमारे इंडिया का रॉ मटेरियल लिया, हमारा जो है कॉटन लिया, इसी कॉटन से बना के कपड़े अपनी यूरोप में भेजे। ठीक है, यूरोप में वहां पे कपड़ा बनाया, उसका फाइबर हमसे लिया, फैब्रिक खुद बनाया, उसका कपड़ा बना के वापस इंडिया में आके दोगुने दाम पे बेच दिया। मतलब हमारे ही इंडिया में जहाँ पे कॉटन मिल रहा है, हमें मिल लगाने की इजाजत नहीं है, हम मिल्स नहीं लगा सकते, क्योंकि वो जो कॉटन है वो यूरोप जाती है, वहां पे बनता है कपड़ा, और फिर ये वहां पर वापस आती है, हमें ही महंगे सामान करके बेचा जाता है। तो ये क्या हुआ कि कंट्री जो है इससे बहुत ज्यादा खफा रहने लग गई थी इन चीजों को लेकर के, जो इकोनॉमिकली प्रॉब्लम फेस कर रहे थे हम लोग। ठीक है, ये एक कॉज था। उसके बाद दो ये हम पॉइंट्स और पढ़ेंगे, बड़े इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, ये भी अभी हम पढ़ेंगे। साथ ही साथ ये जो पॉलिसीज है ये दो, एक तो है सब्सिडरी अलायंस, दूसरी है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। ठीक है, ये जो है पॉलिसीज, ये इनकी इतनी ग्रीडी पॉलिसीज थी जिसकी वजह से यहाँ पर जो हमारे लोग थे वो अपना घर हार रहे थे, वो उन्होंने अपने किंगडम्स ब्रिटिशर्स के हवाले कर। ठीक है, कैसे आप समझते हैं? सबसे पहले पॉलिसी समझेंगे सब्सिडरी अलायंस, बहुत ध्यान से समझना, चाहे लिखना मत कुछ भी अभी, पर ये समझ लेना कि एक्चुअली में सब्सिडरी अलायंस है क्या सिस्टम। सब्सिडरी अलायंस सिस्टम ये इंडिया में स्टार्ट हुआ था। ये सब्सिडरी अलायंस एक्चुअली में जो है लेकर के आए थे सबसे पहले डुप्लेक्स, एक पर्सन थे जिसका नाम था डुप्लेक्स। ये फ्रांस गवर्नर थे, फ्रांस के गवर्नर थे,
इंडिया में डुप्लेक्स, ठीक है। लेकिन इनका ये जो करने का सिस्टम था ये सक्सेसफुल हुआ नहीं। तो इसको फाइनली जो है लेकर के आए थे, जिसको प्रॉपर लेकर के आए थे, वो थे लॉर्ड वेलेस्ली। इंडिया में इंप्लीमेंट किया था लॉर्ड वेलेस्ली 1798। इस पर्सन ने इसको इंप्लीमेंट करा था, ठीक है। इसमें बात क्या थी ये समझो। अलायंस का मतलब क्या होता है? गठबंधन, है ना। अलायंस मीन्स गठबंधन बनाना। तो गठबंधन किसका कैसा बनेगा? ब्रिटिश की गवर्नमेंट है जो ईस्ट इंडिया कंपनी, उसका बनेगा किसके साथ? हमारी जो इंडियन किंगडम से, उनके साथ। कैसे बनेगा और होता क्या था इसमें? अगर हम सब्सिडरी अलायंस की को साइन कर देते हैं, मान लेते हैं कि हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं कि हैदराबाद जो है, हैदराबाद का जो निजाम है उसने इस पे साइन कर दी, ठीक है। मतलब जो निजाम ऑफ हैदराबाद है उन्होंने इस पे साइन कर दिए। तो होगा क्या कि जो निजाम ऑफ हैदराबाद है, पहली चीज, ही कैन नॉट कीप एन आर्मी ऑफ हिज ओन। अपनी खुद की आर्मी को खत्म करना पड़ेगा, ठीक है। रूलर हैज टू डिसबैंड हिज आर्मी। अपनी आर्मी को खत्म करना पड़ेगा, मतलब आप अपनी आर्मी नहीं रख सकते, ठीक है। तो फिर कौन सी आर्मी रहेगी? ब्रिटिश आर्मी। ब्रिटिश ट्रूप्स विल बी परमानेंटली स्टेशनड। मतलब रूलर के पास, निजाम ऑफ हैदराबाद के पास परमानेंटली ब्रिटिश के आदमी ही रहेंगे। अब ब्रिटिश के आदमी यहाँ है तो इनका खर्चा कौन उठाएगा? इनकी मेंटेनेंस कौन करेगा? इनको सैलरी कौन देगा? कौन देगा? निजाम देगा। मतलब रूलर हैड टू पे, जो रूलर है ही हैज टू पे फॉर द मेंटेनेंस ऑफ ट्रूप्स। जो भी ब्रिटिश आर्मी यहाँ पर है सारा खर्चा रूलर देगा। मतलब निजाम ऑफ हैदराबाद इनको सैलरी भी देगा, इनको मेंटेन भी करेगा, इनको सब कुछ जो है वो ये देगा, ठीक है। ये तीसरी कंडीशन थी। चौथी कंडीशन क्या थी? रूलर जो है, ये जो निजाम ऑफ हैदराबाद है, कैन नॉट एम्प्लॉय एनी नॉन रेजिडेंट, एनी नॉन ब्रिटिश, एनी नॉन ब्रिटिश यूरोपियन इन हिज सर्विस। मतलब अपने पूरे एरिया में जो भी उसकी जॉब्स हैं वहां पर कोई नॉन ब्रिटिश यूरोपियन नहीं होगा। मतलब पोर्चुगल वाला नहीं आ सकता, ना फ्रांस वाला आ सकता है, ना ही कोई और आ सकता है। मतलब जो होंगे वो सिर्फ ब्रिटिश ही रहेंगे वहां पर, सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश ही रहेंगे, ठीक है। और लास्ट कंडीशन थी कि जो रूलर है, रूलर को एक काम क्या करना पड़ेगा? इट वॉज कंपल्सरी फॉर इंडियन रूलर टू हाउस ब्रिटिश रेसिडेंट इन कोर्ट। अपने दरबार में एक ब्रिटिश रेसिडेंट को कंपलसरी अपने पास हमेशा रखना ही पड़ेगा। ये कंडीशंस माननी पड़ेगी एक पर्सन को। जैसे निजाम ऑफ हैदराबाद अगर मान लेता है तो निजाम ऑफ हैदराबाद जो है ये सारी चीजें करेगा, और बदले में ब्रिटिश क्या करे के देगा इनको? बदले में ब्रिटिश जो है इनको यहाँ पर एक काम करेगा कि उनको किसी और अटैक से बचाएगा। कोई भी और अटैक जो है उससे उनको सिक्योर करेगा, ठीक है। कोई भी और अटैक इन पे नहीं होने देगा। ये काम करेंगे। ये काम करना पड़ेगा किसको? निजाम ऑफ हैदराबाद को। जो आप सामने देख रहे हो ये सारे काम निजाम ऑफ हैदराबाद को करने हैं। और इसके बदले ब्रिटिश क्या देंगे? ब्रिटिश उनको प्रोटेक्शन देंगे, ठीक है। किसी भी और कंट्री के
और सॉरी किसी और स्टेट के आसपास के रूलर्स जो है अटैक नहीं करने देंगे, उनके अटैक से प्रोटेक्शन देंगे। ठीक है, तो ये काम यहाँ पर इन्होंने किया। और इससे क्या हुआ, इससे देखो सबसे बड़ा नुकसान अपने लोगों को हुआ। हमारी इंडिया की तो आर्मी नहीं बची ना, हम अपनी आर्मी रख ही नहीं सकते, क्योंकि फिर हमारी आर्मी खत्म हो गई। आर्मी क्या हो गई, ब्रिटिश इंडिया की आर्मी शुरू हो गई। और साथ ही साथ पैसा भी देना पड़ रहा था ब्रिटिश आर्मी को, तो ब्रिटिश का तो पैसा ही नहीं लग रहा था कुछ भी। ऊपर से नॉन ब्रिटिश यूरोपियन पावर कोई आ नहीं सकती, सारा कुछ ब्रिटिशर्स के हाथ में जाता जाएगा। ऊपर से यहाँ पर जो ये ब्रिटिश रेजिडेंट था, जो इनके घर में रहता था, इनके दरबार में, वो इनके पर्सनल कामों में इंटरफेयर करने लग गया। किंग के साथ रह के सारे जो है मैटर्स में इंटरफेरेंस बढ़ाने लग गए। तो ये तो यहाँ पर क्या होने लगा, तो ये क्या होने लग गया कि इसकी वजह से जो ब्रिटिश आर्मी है वो यहाँ पे ज्यादा रूल करने लग गई। और इंडियन रूलर्स के पास तो इंडिपेंडेंस खत्म ही हो गई, ना इनके पास इंडिपेंडेंस ना बची, और अपना पैसा भी जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर तो पे करना पड़ रहा है उनको मेंटेन करने के लिए। हमारा पैसा भी खूब जा रहा है यहाँ पर, हाई कॉस्ट थी इनकी, और बहुत ज्यादा इनका जो है अपने मेंटेनेंस के बहुत ज्यादा खर्चे थे। इंडियंस के उतने खर्चे नहीं थे जितने इनके खर्चे थे। तो यहाँ पे क्या होने लग गया, लोग जो है वो परेशान हो गए इस चीज से, इन सब चीजों से परेशान होने लग गए लोग। और इस चीज के थ्रू, इस पूरे ये जो सब्सिडी अलायंस का सिस्टम था, इसके थ्रू पहला जो पर्सन आया था सब्सिडी अलायंस को साइन करके कि हाँ चलो मैं ब्रिटिशर्स के साथ मिल जाता हूँ, वो जो है वो पर्सन थे किंगडम ऑफ अवध, अवध का जो राजा था। ठीक है, लेकिन अवध का राजा जो है कई बार इसमें इंक्लूड नहीं भी किया जाता। तो फर्स्ट पर्सन जो प्रॉपरली आया था इसके अंदर, वो था ये निजाम ऑफ हैदराबाद, जो मैं यहाँ पे लिखा हुआ है, निजाम ऑफ हैदराबाद। ये वो पर्सन है जो इसको अडॉप्ट कर लेता। ठीक है, जो पूरा 1798 में वेलेस्ली की बातों में आकर के अडॉप्ट कर लेता है, और हमारे लोगों ने बेवकूफी कर दी है वाली। ठीक है ना, ये एक पॉइंट था, इसको याद रखिएगा पूरा, ये मैं अब कर रही हूँ, इसके आगे भी लिखना है अभी हमें। फर्स्ट पर्सन जो आता है इस ट्रीटी के अंदर बेवकूफ बन जाता है, वो है हैदराबाद का निजाम। ऐसे और लोग भी बहुत से होते हैं, एक है तंजोर जो कि आज के समय का मैसूर है, कर्नाटका, वो 1799 में ये बेवकूफ बनते हैं। ऐसे ही अवध 1801 में। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर नेक्स्ट पर्सन आएंगे पेशवा। फिर उसके बाद नेक्स्ट आएंगे सिंधिया, और लास्ट इसके अंदर आते हैं इंदौर। ठीक है, इंदौर के मराठा थे होलकर, स्टेट ऑफ मराठा, होलकर स्टेट ऑफ इंदौर। ये सब लोग शामिल हो जाते हैं सब्सिडरी अलायंस में। मैं इनके ईयर्स भी लिखवाती हूँ। पेशवा 1802 में, सिंधिया जो ग्रुप है वो 1804 में, और लास्ट 1818 में। ये सब लोग शामिल होते हैं इस पूरे के अंदर। ठीक है भाई, ये आपको सीक्वेंस भी याद रखना पड़ेगा कि कौन कौन से लोग हैं जो इसके अंदर शामिल होते हैं, क्या क्या इनके नाम थे। तो ये भी कई बार पूछ लिए जाते हैं, ये भी आपको याद रखना है। इस तरीके से ये सब लोग शामिल थे इसमें। यहाँ तक सबको स्टोरी क्लियर हुई, सब्सिडरी लैंड सबको क्लियर हुआ? सब लोग चैट बॉक्स में बताएंगे यस और नो करके। ओके, सबका ऑलमोस्ट मेरे पास मैसेज आ ही गया है। ओके ठीक है भाई, सबको क्लियर है यहाँ तक? गुड, आगे बढ़ते हैं। तो ये एक सिस्टम था जिसको हम कहते हैं, बट मैम हमें लिखने का टाइम दो। ओके,
आप लोग लिख लीजिए, ये आपके सामने स्क्रीन पे सब कुछ लिखा हुआ है, आप लोग नोट कर लो। ये आपके सामने पूरा लिखा हुआ है, आप लोग नोट कर लीजिए जो भी लिखना है इसके अंदर। लिख लो यहाँ तक सारी चीजें। मैम निजाम ऑफ हैदराबाद लिखना है बिल्कुल। रियाज निजाम ऑफ हैदराबाद ही लिखना है, क्योंकि मैंने वो शॉर्ट में लिख दिया हैदराबाद, आपको निजाम ऑफ हैदराबाद ही लिखना है। हैदराबाद, तंजौर, अवध, पेशवा, सिंधिया, होलकर स्टेट। ये थी सीक्वेंस, ये मैंने आपको सारा कुछ सीक्वेंस में लिखवाया। एंड सब लोग ट्राई करेंगे कि जितना भी आप जो भी पढ़ो, एवरीथिंग मस्ट बी इन सीक्वेंस, क्योंकि सीक्वेंस में जब लिखोगे ना तो चीजें इजी हो जाती हैं याद करना, क्योंकि सीक्वेंस भी पूछ लेता है तो आपको वो भी पता रहे। ठीक है, वो पॉइंट्स लिखने हैं। अच्छा, किसी ने उन पॉइंट्स का स्क्रीनशॉट लिया था तो एक बार आप ग्रुप पे शेयर कर दो, जिसने भी उन जो मैंने पॉइंट्स लिखे थे उसका किसी ने भी स्क्रीनशॉट लिया है तो आप लोग ग्रुप पे उसको शेयर कर दो। जिसके भी वो पॉइंट्स मिस आउट हो गए, दे कैन शेयर विद देम। चलिए, यहाँ तक हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं। ये था आपका सब्सिडियरी अलायंस का सिस्टम, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा पूरा ब्रिटिश ने क्या क्या किया, कैसे किया, अवध का नवाब यहाँ पे हुआ, सब्सिडियरी अलायंस में क्या क्या चीजें थी, सारी चीजें हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इसके बाद। नेक्स्ट सिस्टम आपका आता है जिसे हम कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। ठीक है, इस सिस्टम को हम क्या कहते हैं? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। अब ये सिस्टम भी सब लोग ध्यान से समझेंगे, ठीक है, सिस्टम भी इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं कि इस सिस्टम में क्या होता था। ये काफी सिंपल सा सिस्टम है। इसमें क्या होता है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अंदर, कि सीधा सीधा पॉलिसी है। इसमें क्या होगा कि जो भी पर्सन, जो भी राजा है, जो भी रूलर है, वो रूलर जो है, वो उसका कोई भी अगर खुद का बेटा नहीं है, मेल हियर, मेल हियर का मतलब क्या हो गया, कोई मेल वारिस उसका नहीं है, अगर नहीं है तो उसकी जो भी पूरी टेरिटरी है वो ब्रिटिश ऑक्यूपाई कर लेगा। ठीक है, अगर उसकी कोई भी मेल हियर या सन नहीं है, अडॉप्टेड बेटा नहीं, खुद का बायोलॉजिकल हेयर होना चाहिए। ठीक है, अडॉप्ट करने की जो प्रैक्टिस थी हमारे भारत में बहुत पुरानी चलती आ रही थी, लेकिन ब्रिटिशर को ये बात पता थी। ठीक है, तो इन्होंने ये रूल निकाल दिया कि अगर किसी का भी खुद का बेटा नहीं है और वो अडॉप्ट कर रहे हैं अपने बेटे को, तो हम क्या कर लेंगे यहाँ पर, हम उसकी टेरिटरी को ऑक्यूपाई कर लेंगे। ठीक है, तो ये था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। इफ अ रूलर डजंट हैव एनी मेल हियर, कोई खुद का वारिस नहीं है, तो मैं आपको ये लिखवा देती हूँ यहाँ पर। ये जो है क्यों करा था, करने वाले पर्सन का नाम था भाई लॉर्ड डलहौजी। डलहौजी एक काफी फेमस पर्सन आप लोगों ने सुना होगा। ये इन्होंने क्यों किया? टू एनेक्स इंडियन स्टेट्स, इंडिया की स्टेट्स को एनेक्स करने के लिए उन्होंने इस सिस्टम को लागू करवाया। ठीक है, ये इन्होंने जो है वो स्टार्ट करा था 1830s में, इसको स्टार्ट किया था। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग किंग्स विदाउट बायोलॉजिकल हेयर या फिर मेल हेयर कैन नॉट डिक्लेयर adopted child
or any relative as their heir. अपना वारिस वो किसी और को नहीं बना सकते, सिर्फ और सिर्फ उनका खुद का बेटा ही उनका वारिस बन सकता है। और अगर वो ऐसा करते हैं, देन इफ दे डू सो, दे हैव टू सरेंडर हिज किंगडम टू ईस्ट इंडिया कंपनी को अपनी किंगडम उनको लौटानी पड़ेगी। ठीक है भाई, समझे? इसके थ्रू उनको अपनी किंगडम जो है वो वापस लौटानी पड़ जाएगी। और ये चीज बहुत ज्यादा करी थी इन्होंने, बहुत सारी चीजों को उन्होंने खुद से ऐसा अपने अंडर कर लिया था। ठीक है, कौन कौन से एरिया को किया था? सतारा, संबलपुर, भगत, उदयपुर, ये उदयपुर छत्तीसगढ़ वाला है, राजस्थान वाला नहीं है ये। फिर उसके बाद झांसी, 1853 में रानी लक्ष्मीबाई झांसी, सबको पता है। फिर उसके बाद नागपुर, आरकट। ये जो पर्सन्स, ये जो आप जगह के नाम देख रहे हो, ये जगह जो थी, इन जगह को क्या किया गया था? कंट्रोल में किया गया था थ्रू द पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। नोट करो सब लोग इसको अच्छे से, सारे पॉइंट्स लिख लेंगे सब लोग, इसको नोट कर लेंगे। यू हैव 1 मिनट, आराम से इसको नोट कर लो सारी चीजों को। इवन द ईयर्स ऑल्सो, सतारा का जो ईयर है 48 था। इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये वाला ईयर है आपके लिए ज्यादा। ठीक है, बाकी आपको सिर्फ एक बार दिमाग में रखने के लिए मैं ईयर्स लिखवा रही हूँ। 49, 50, उदयपुर भी 50 में ही, फिर नागपुर 1854 एंड आरकट 1855। नोट कर लीजिए, यू हैव 1 मिनट, ये मीटिंग 1 मिनट बाद ओवर होगी, तब तक सब लोग अच्छे से नोट कर लीजिए।